Assalamu alaikum students, this is Educate Samra Ishad and you are watching Gist of Law. So here we are conducting Logat series, but before starting this video, I request you all to please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends, family and with your fellows, and don't forget to give the feedback in comment section. So today our topic of discussion is Order 7 plaint. Order 7 is all about plaints. आपको याद होगा कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 किसको डील करता था? ऑर्डर 6 था प्लीडिंग्स जनरली। अब ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स का बताया गया। प्लीडिंग क्या थी? प्लीडिंग इज ऑल अबाउट प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग में हमने जनरल जो रूल्स थे वो पढ़े, प्लेंट से रिलेटेड और रिटन स्टेटमेंट से रिलेटेड। अब हमारा ऑर्डर 7 है जो कि डील करता है कंप्लीटली प्लेंट के साथ। प्लेंट के पार्टिकुलर्स क्या होंगे, प्लेंट में जो जो इम्पोर्टेंट आपने फैक्ट्स बताने हैं वो क्या क्या होंगे, और रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ लॉ गैट के हवाले से कि जो हमारा ऑर्डर 7 है इसमें से बेसिकली जो हर बार लॉ गैट में जो एमसीक्यूज आते हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो हमारे दो रूल्स हैं। ठीक है, एक तो हमारा रूल है 10, ऑर्डर 7 रूल 10, ठीक है, रिटर्न ऑफ प्लेंट, और एक हमारा इम्पोर्टेंट रूल है रूल 11, ठीक है, जिसको हम प्रैक्टिस में जो यूज़ करते हैं 7-11। ठीक है, तो ये दो हमारे जो रूल्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हर बार इनमें से एमसीक्यूज आता है तो उनको आपने जो है वो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो हमारे रूल्स हैं ऑर्डर 7 के, ये जनरली हम इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, रूल 1 है, उसमें क्या बताया गया है? पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट। अब रूल 1 हमें बता रहा है ऑर्डर 7 का कि प्लेंट में पार्टिकुलर्स कौन कौन से होंगे, प्लेंट किन किन चीज़ों पर शामिल होगी। ठीक है, तो बेयर एक्ट में बताया गया है द प्लेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, कि प्लेंट में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बताई जाएंगी। सबसे फर्स्ट पे है द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट। ठीक है, कि वो कोर्ट जहाँ पर आप अपना सूट दायर कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, उस नेम का उस कोर्ट का जो नेम है वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा। इसके बाद है द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या लिखा गया है कि आप लिखेंगे नाम, डिस्क्रिप्शन और जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, ठीक है, प्लेंटिफ की, कि जो प्लेंटिफ है, जो मुद्दई है, जो दावा कर रहा है, ठीक है, उसका नाम और वो रहता कहाँ पे है, ये सब कुछ आपने बताना है। उसके बाद है द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक है, उसके बाद पहले हमने प्लेंटिफ का बता दिया, उसका नाम, उसके डिस्क्रिप्शन, उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, फिर हमने डिफेंडेंट का बताना है कि उसका नाम क्या है, उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद आ गया द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग काज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज, के सबसे पहले हमने कोर्ट का नेम लिख दिया, फिर हमने प्लेंटिफ का लिख दिया कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, फिर हमने डिफेंडेंट का लिख दिया कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है। देन आ गया काज ऑफ एक्शन, के बनाए दावा क्या है, दावा की वजह क्या है और वो कब अरोज हुआ। ठीक है, वो वजह कब सामने आई। उसके बाद द फैक्ट्स शोइंग दैट द कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये आ गई कि क्या वो कोर्ट जो है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, क्या जहाँ पे आप जो है अपनी प्लेट दायर करने जा रहे हैं, जिस कोर्ट में जा रहे हैं, क्या वो जो प्लेंट है उसके दायरा समात में आती है, उसके इख्तियार समात में आती है। ठीक है, क्या उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। और उसके बाद है द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स। ठीक है, कि उस सूट की वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, उस सूट की वैल्यू क्या है जिसके लिए जो प्लेंटिफ है वो क्लेम कर रहा है, रिलीफ क्लेम कर रहा है। इसके बाद हमारा रूल 2 है इन मनी सूट्स, where the plaintiff seeks the recovery of money, the plaintiff shall state the precise amount claimed। अब सिंपली इसमें बताया गया है कि मनी सूट्स में क्या होगा कि जहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो रिकवरी ऑफ मनी क्लेम कर रहा है, तो उसमें जो है आपने जो अमाउंट बतानी है वो आपने प्रिसाइज अमाउंट बतानी है अपने सूट के अंदर, अपनी प्लेंट के अंदर।
इसके बाद रूल 3 है इसका, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी द प्लेंट शैल कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई। ठीक है, सिंपली इसमें यह बताया गया है रूल 3 में ऑर्डर 7 के कि अगर आपने जो प्लेंट है वो दायर करनी है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, कोई जमीन के बारे में आपने प्लेंट दायर करनी है, देन क्या होगा कि आप उस जमीन का जो है उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, कि वो जमीन कहाँ पर वाक़या है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, ठीक है, वो कितनी जमीन है, वो सारी की सारी आपने जो है वो डिटेल्स देनी है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद रूल 4 है व्हेन प्लेंटिफ सूज एज रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हमारा रूल 5 आ गया डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी शोन, कि अगर आपने जो प्लेंट है वो दायर करनी है तो उस पर जो है आपने जो डिफेंडेंट का इंटरेस्ट है वो बताना है। ठीक है, जो आप उस पर क्लेम कर रहे हैं, जो चीज़ क्लेम कर रहे हैं वो बतानी है, ताकि अगर कोर्ट उसको जो है कॉल करे तो वो आंसर देने के लिए कोर्ट में पेश हो। इसके बाद आ गया रूल 6 और रूल 7, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और रूल 8 आ गया रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स वेयर द प्लेंटिफ सीक्स रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट क्लेम्स ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। ठीक है, फाउंडेड अपॉन सेपरेट एंड। अच्छा, जनरली इसमें बताया गया है कि जहाँ पे जो प्लेंटिफ है अगर वो रिलीफ क्लेम कर रहा है तो वो सेपरेटली कर रहा है। ठीक है, उसकी जो काज ऑफ एक्शन है वो सेपरेट है, देन वो क्या करेगा, वो तमाम चीज़ें जो है वो सेपरेटली बताएगा कि मैं इससे ये चीजें जो है वो क्लेम कर रहा हूँ। अब जो हमारे दो मेन रूल्स है, ठीक है, ऑर्डर 7 के, वो आ गए। बाकी जो हमने पढ़ा है वो जनरली हमने पढ़ा है और वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और कभी भी इन रूल्स में से जो है कोई एमसीक्यूज नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, और सिंपल से इसमें कॉन्सेप्ट थे वो जनरली हमने पढ़ लिए हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, रूल 10 और रूल 11। अब रूल 10 किसको डील कर रहा है, रूल 10 डील कर रहा है रिटर्न ऑफ प्लेंट को। रिटर्न ऑफ प्लेंट का क्या मतलब है, द प्लेंट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमने रूल 1 में पढ़ा कि प्लेंट में आप ये चीज, ये पार्टिकुलर लिखेंगे कि भाई जिस कोर्ट में आप दावा लेकर गए हैं उस कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन है या नहीं। ठीक है, ये लिखा गया है कि ये जरूरी है कि आपने जो प्लेंट है वो वहां दायर करनी है, अपना दावा उस कोर्ट में दायर करना है जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन है। ठीक है, और अगर उस कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है देन क्या होगा, देन होगा रिटर्न ऑफ प्लेंट। कि अगर आप अपनी प्लेंट या अपना सूट किसी ऐसी कोर्ट में लेके जाते हैं जहां पे उस कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, तो वो कोर्ट क्या करेगी, वो कोर्ट रिटर्न ऑफ प्लेंट करेगी, आपकी प्लेंट वापस कर देगी और कहेगी कि जी मेरी इस चीज में जो है ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, ये मेरे इख्तियार समात में जो है ये प्लेंट जो आप दावा लेकर आए हैं ये नहीं आता। देन क्या कहेगी कि आप ये जो दावा है ये ऐसी कोर्ट में लेके जाएं वेयर दिस सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, कि जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन हो, जहां पे सूट को इंस्टीट्यूट किया जा सके। ठीक है, ये तो था रूल 10। और रूल 11 में क्या बताया गया है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब रिटर्न ऑफ प्लेंट का क्या मतलब है और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का क्या मतलब है, सिंपली इनमें ये डिफरेंस है कि रिटर्न ऑफ प्लेंट का मतलब है कि कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन नहीं थी, आपने प्लेंट दायर की तो कोर्ट ने क्या किया, उस प्लेंट को वापस कर दिया। ठीक है, कि आपकी जो प्लेंट है वो बिल्कुल ठीक है लेकिन मेरी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, तो आप ये मुकदमा उस कोर्ट में लेके जाएं जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन है। और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का क्या मतलब है कि कोर्ट आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, खारिज कर देती है, खत्म कर देती है, वापस कर देती है कि जी ये जो सूट है ये बेबुनियाद है, बेवजह है। ठीक है, तो ये जो है ये आगे इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। और जहां पर कोर्ट आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दे तो उसके बाद जो है वो दावा आप दायर नहीं कर सकते। ठीक है, रिटर्न ऑफ प्लेंट में तो है कि आप वो दावा किसी और कोर्ट में ले जाएंगे जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन होगी, लेकिन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में जो है आपका दावा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। अब वो किन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट होती है प्लेंट, वो ग्राउंड्स दी गई हैं हमारे रूल 11 में, वो हम पढ़ते हैं, द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहली जो ग्राउंड है वो क्या दी गई है, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन,
कि ऐसी प्लेंट जिसमें प्लेंटिव जो है कॉज ऑफ एक्शन ही सही तरह बयान नहीं करता, ठीक है, कि उस दावे की कोई वजह ही नहीं है, कोई सॉलिड रीजन ही नहीं है, ठीक है, कि जिसकी वजह से जो है वो प्लेंट दायर की जाए, ठीक है, बिला वजह कोई चीज, ठीक है, तो उस पर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। सेकंड नंबर पे है वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड। अब इसका क्या मतलब है, सिविल सूट्स में आपने देखा होगा, अगर आप कभी कोर्ट गए हो तो क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के लिए दावा करना है तो ये कोर्ट में क्या होता है कि जितनी वैल्यूएशन होगी, जितनी वैल्यू की प्रॉपर्टी होगी जिसका आपने दावा दायर करना है, क्लेंट दायर करनी है, तो आपको उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो कोर्ट फीस अदा करनी होती है। अब लोग क्या करते हैं, लोग अपनी जो कोर्ट फीस है उसको कम करने के लिए जो दावा है, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन कम कर देते हैं, उसको अंडर वैल्यू कर देते हैं। तो कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट उस चीज को कहेगी कि भाई आप इसकी जो वैल्यूएशन है इसको करेक्ट करके लाएं, ठीक है, द प्लेन ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट, ठीक है, कि कोर्ट कहेगी कि आप ये जो वैल्यूएशन है जिसको आप गलत करके लाए हैं, इसको आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को ठीक करके लाएं विद इन द फिक्स टाइम बाय द कोर्ट। कोर्ट टाइम फिक्स करेगी कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपने जो है वैल्यूएशन करेक्ट करनी है। और अगर वो प्लेंटिफ जो है वो उसकी वैल्यूएशन को करेक्ट नहीं करता, फेल हो जाता है, देन क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। इसके बाद है वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपर्ली वैल्यूड। अच्छा, अब अगर आपकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की, जो वैल्यूएशन है वो तो आपने बिल्कुल ठीक लगाई है, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपर्ली वैल्यूड, जो वैल्यू है वो प्रॉपर्ली ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बट द प्लेट इज रिटन अपॉन पेपर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड। अब होता क्या है, सिविल केसेस में आपने जो कोर्ट फीस अदा करनी होती है वो इन केस ऑफ कैश नहीं होती, ठीक है, वो किस सूरत में होती है, वो होती है स्टैम्प पेपर की सूरत में, ठीक है, कि जितनी कोर्ट फीस होगी उतनी मालियत का जो है वो स्टैम्प पेपर आपने अपनी प्लेंट के साथ अटैच करना होता है। अब हुआ क्या, एक तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो गई कि अगर आपका जो प्लेंट थी, आपकी जो प्लेंट थी वो अंडर वैल्यू थी, ठीक है, उसकी वैल्यू ठीक नहीं लिखी आपने, तब रिजेक्ट हो गई। दूसरी इसमें क्या ग्राउंड बताई गई है कि अगर आपकी वैल्यू है वो तो ठीक है, लेकिन आपने कोर्ट फीस ठीक नहीं लगाई, ठीक है, आपने जो प्लेंट है उसके अंदर जो पेपर है इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड, ठीक है, जो स्टैम्प पेपर है वो आपने सही नहीं लगाया, तो देन क्या होगा, ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू सप्लाई द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर, ठीक है, कोर्ट क्या कहेगी कि भाई जो सही स्टैम्प पेपर है वो साथ लगाएं विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट। और कोर्ट जो है वो टाइम फिक्स करेगी कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपने जो है वो सही स्टैम्प पेपर अपनी प्लेंट के साथ लगाना है। और अगर वो प्लेंटिफ फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, वो सही स्टैम्प पेपर, सही कोर्ट फीस अदा नहीं करता, देन क्या होगा, आपकी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी इस ग्राउंड के ऊपर। अब जो आखिरी ग्राउंड दी गई है वो क्या दी गई है, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय लॉ, ठीक है, कि ऐसी चीज जो आपकी जो प्लेंट है किसी ऐसी चीज, किसी ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई करती है जो कि बार्ड बाय लॉ है। अब बार्ड बाय लॉ का क्या मतलब है, ऐसी चीज जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया हो, रोका हो, ठीक है, बार लगाया हो कि भाई ये चीज, इस चीज पे जो है वो दावा नहीं हो सकता। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि हमने, आपको याद होगा हमने स्टार्ट में अपने सेक्शंस में पढ़ा रेस जुडिकाटा, ठीक है, रेस जुडिकाटा में हमने क्या पढ़ा था कि रेस जुडिकाटा बार्ड बाय लॉ है। क्यों, क्योंकि अगर एक मैटर है वो प्री डिसाइडेड है, ठीक है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है, विद इन द सेम पार्टीज, विद द सेम काज ऑफ एक्शन, ठीक है, और अगर वो ऑलरेडी डिसाइडेड है फिर भी वो पार्टीज क्या करें, उस मुकदमे को दोबारा फिर से कोर्ट में ले जाएं, तो लॉ क्या कह रहा है, ऐसा मुकदमा बार्ड बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड है, उस पे बार लगाए कि भाई अगर एक मुकदमे पे फैसला हो चुका है तो उसको आपने दोबारा से नहीं लेके आना, ठीक है, जिसमें कोई काज ऑफ एक्शन जो है वो न्यू ना हो, ठीक है, पुरानी काज ऑफ एक्शन के ऊपर आपने मुकदमा वापस दोबारा से कोर्ट के अंदर नहीं लेके आना, ये बार्ड बाय लॉ है। तो इस ग्राउंड के ऊपर भी अगर आप कोई ऐसी प्लेंट लेके आते हैं जो कि बार्ड बाय लॉ है, तो देन क्या होगा, आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट के रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में क्या फर्क है।
रूल 10 और रूल 11 में क्या फर्क है कि रिटर्न ऑफ प्लेट थी कि जहाँ पे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी और आपने दावा दायर कर दिया, प्लेट जो है वो दायर कर दी, तो कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट प्लेट को रिटर्न कर देगी और कहेगी कि भाई मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मेरा जो है इख्तियार समात नहीं है इस प्लेट के लिए, आप इस प्लेट को ऐसी कोर्ट में लेके जाएं जिसका इख्तियार समात हो, जिसकी जुरिस्डिक्शन हो, ठीक है। और रिजेक्शन ऑफ प्लेट का क्या मतलब है कि अगर आपकी प्लेट जो है कोर्ट रिजेक्ट कर दे ग्राउंड्स पे, अब वो 4 ग्राउंड्स कौन सी हैं, सबसे पहली कि आपकी जो कॉज ऑफ एक्शन है वो ठीक ना हो, ठीक है, कोई कॉज ऑफ एक्शन हो ही ना, ठीक है, कोई वजह ही नहीं बनती, ठीक है। सेकेंडली आपकी जो आपका जो क्लेम है वो अंडर वैल्यूड हो, ठीक है, जिस जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं वो अंडर वैल्यूड है, उसकी वैल्यूएशन करेक्ट ना हो, ठीक है, तब वो रिजेक्ट हो जाएगी प्लेट। और फिर अगर आप कोर्ट फीस जो है वो सही स्टैम्प पेपर ना लगाएं, देन आपकी जो प्लेट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और सबसे एंड पे है कि अगर आपकी जो प्लेट है आप ऐसी किसी काज ऑफ एक्शन पे करें जो कि बार्ड बाय लॉ है, लॉ ने बार लगाया है, प्रोहिबिट किया है, ठीक है, देन भी क्या होगा, आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 में सिंपली हमारे सिर्फ 2 रूल्स हैं जिनको आपने याद रखना है, रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप सो कि आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया हो। बाकी जो इसके रूल्स हैं वो इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जनरली मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जनरल जो ओवरव्यू था वो मैंने आपको बताया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो सिर्फ ये 2 रूल्स थे, रूल 10 और 11, इनको आपने याद रखना है खास तौर पे, ठीक है। इनमें से जो है वो एमसीक्यू जरूर आता है, पेपर में क्वेश्चन भी आता है जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और लो गैट में भी एमसीक्यूज लाजमी आता है। और जो सबसे ज्यादा आपने ध्यान देना है, वो जो स्क्रीन पे आपको अंडरलाइन चीजें नजर आ रही हैं, हाईलाइटेड चीजें नजर आ रही हैं, उनको आपने गौर से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपके जो लेक्चर्स हैं, आपका ऑर्डर 8 है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।